हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट 2। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमी की यूनिट 2 चल रही है, जिसका हमारा नाम है उपभोक्ता व्यवहार। इसमें हम आपको 5 to 8 चैप्टर है ये कंप्लीट कराएंगे, और सबके यूनिट में अलग अलग ये चैप्टर वाइज ये अलग अलग टॉपिक होते हैं, यूनिट में ये अलग अलग दे रखते हैं। तो उसमें आप कोई घबराइएगा नहीं, यूनिट का मैं आपको पूरा ही कंप्लीट करा दूंगी, तो इस बात से आप घबराइए मत। पूरी अच्छे से कराऊंगी, बहुत ईजी लैंग्वेज में कराऊंगी, तो आप इस बात की चिंता ना लीजिए। जिसमें जो चीज़ मुझे बुक से दिखानी है, जो चीज़ मुझे बाइंडर से दिखानी है, जो चीज़ मुझे नोट्स में बतानी है, मैं हर एक चीज़ को अलग अलग बताऊंगी, जो आपको जहाँ से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमी है तो घबराइए मत ना, मैं हूँ आपके साथ। मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूँगी, अच्छे से करा दूँगी, बहुत ईजी लैंग्वेज में करा दूँगी। इकोनॉमी को आपका लिए सबसे आसान सब्जेक्ट बना दूँगी। तो इस बात की आप टेंशन लेना बंद ही कर दीजिए बिल्कुल, कि इकोनॉमी कोई हार्ड सब्जेक्ट है, आसान है आज से मैं बना दूँगी, नहीं है तो ठीक है। तो आज हम देखेंगे बीए की हमारी इकोनॉमी की यूनिट सेकंड कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिट फर्स्ट मैंने पहले ही करा दी है, आपने नहीं देखी है तो वो पहले देख लीजिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख लीजिए, आराम से आपको मिल जाएगी वहाँ पर। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रखा है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, और विशेषकर मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ाती हूँ। इंग्लिश के तो बस मैंने थोड़े से दे दिए हैं, तो मेरा कमांड जो है हिंदी लैंग्वेज पर है, मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया। हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम है उपभोक्ता अधिशेष एवं उत्पादन अधिशेष। अधिशेष को इंग्लिश में सरप्लस कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोडक्शन सरप्लस। मतलब सरप्लस का मतलब होता है वो उपभोक्ता जो है कहाँ पर अपने आप को संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, कहाँ पर अपने आप को कहाँ पर वो अत्यधिक लाभ प्राप्त कर रहा है, वही उपभोक्ता अधिशेष है। मान लीजिए, पहले मैं आपको एक उदाहरण से इसे समझा देती हूँ। मान लीजिए कोई भी एक बुक है, वो उपभोक्ता, या आप मान लीजिए आप एक इंसान है, आप हैं, है ना, तो आप आपको एक बुक खरीदनी है, और आप उस बुक को 150 रुपये में ख़रीदने के लिए तैयार हैं। मतलब अगर वो बुक आपको 150 रुपये की मिल जाती है तो आप उसे आराम से ख़रीद लेंगे, तो आप मार्केट में उस बुक को खरीदेंगे। पर लेकिन आपको वहाँ पर जाकर पता लगा कि ये बुक तो आपको 100 रुपये में ही मिल रही है, तो ये जो आपको कितने रुपए की फिर बचत हुई। आपने सोचा था, आप तो खरीदने के लिए तैयार थे 150 रुपये की, आप 150 रुपये की इसलिए खरीदने को बुक को तैयार थे, पर लेकिन वो आपको बुक मिल गई 100 रुपये की, तो आपके पास कितने रुपए बचे, आपके पास 50 रुपये बचे। तो ये जो आपके 50 रुपये हैं, ये आपका लाभ है। मतलब इतने रुपए का अब आपको लाभ होगा, इतने आपको रुपए की आपको अब संतुष्टि मिल गई, इतने रुपए की अब आपको सरप्लस है, यानी अधिशेष है। यही आपका अधिशेष कहलाता है, यही आपका संतुष्टि यही कहलाता है, यही 50 रुपये आपके कहलाएंगे अधिशेष, है ना। जो मतलब जिस, यानी आप एक उपभोक्ता है, आप किसी भी सामान को 150 रुपये में ख़रीदने के लिए तैयार हैं, पर लेकिन जो उसका वास्तविक मूल्य है वो 100 रुपये है, तो जो उसमें से आपको घटाकर बचा, यानी 50 रुपये बचे, तो वही आपका अधिशेष होगा, वही सरप्लस होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं इन्होंने क्या लिख रखा है, ठीक है। इन्होंने लिख रखा उपभोक्ता अधिशेष वह अतिरिक्त लाभ, उपभोक्ता अधिशेष वह अतिरिक्त लाभ संतुष्टि जो उपभोक्ता को मिलती है जब वह किसी वस्तु के लिए जितना भुगतान करने को तैयार है उससे कम कीमत वास्तविक रूप में चुकाता है, वही उपभोक्ता अधिशेष। मैंने बताया था कि आप मतलब किसी वस्तु को खरीदने के लिए आप 150 रुपये देने को तैयार हैं, पर लेकिन जो उसका वास्तविक मूल्य है वो 100 रुपये है, और इसमें से जो माइनस करके बचा आपका 50 रुपये बचा, तो ये 50 ही आपका उपभोक्ता अधिशेष हुआ। का लिखा है, तैयार है कम की वास्तविक में चुकाता है, तो वही आपका उपभोक्ता अधिशेष होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इतना है आपका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका सूत्र भी इन्होंने दे रखा है, ये देख सकते हैं आप। CS यानी कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, इसको हम आगे बताएंगे टोटल यूटिलिटी क्या होती है, माइनस वास्तविक व्यय,
यानी जिस कुल उपयोगिता आपको उस वस्तु की कुल उपयोगिता 150, यानी आप उसे 150 रुपये में खरीदने के लिए तैयार थे और वास्तविक मूल्य आपका था 100। इसे से माइनस करेंगे तो कितने बचेगा 50। तो यही आपका हो जाएगा CS यानी कंज्यूमर सरप्लस। अब आपकी पूरा समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारा उत्पादक अधिशेष। उत्पादक अधिशेष भी वो होगा, एक उत्पादक है, एक प्रोडक्शन है, मतलब जो किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है उसे उत्पादक कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उत्पादक है, इसी ने एक पेन का निर्माण किया है, पेन को बनाया है, उसकी जो कुल लागत है वो 5 रुपये में है और उसे वो ले जाकर वो 10 रुपये में बेच देता है। कितने रुपये में बेच देता है? वो उसे 10 रुपये में बेच देता है ना, क्योंकि उसकी जो लागत थी, उस पेन की टोटल लागत थी 5 रुपये पर, लेकिन वो उसका भी जो पेन है वो मार्केट में 10 रुपये का बिक जाता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपये का उसे लाभ हुआ। यही आपका उत्पादन अधिशेष कहलाएगा। दिखा देती हूँ इसमें क्या लिख रखा है, देख सकते हैं आप, सॉरी, ठीक है, ये लिख रखा है उत्पादन अधिशेष वह अतिरिक्त लाभ है, वह अतिरिक्त आय जो उत्पादकता को मिलती है जब बाजार में वास्तविक मूल्य उसकी न्यूनतम स्वीकार्य मूल्य से अधिक हो। मतलब उसकी न्यूनतम स्वीकार्यता मूल्य तो कितनी थी? 5 रुपये थी, क्योंकि उसका जो कुल लागत आई उसे बनाने में वो 5 रुपये थी। ठीक है, पर लेकिन उसका जो वास्तविक मूल्य है उसे कितना रुपये मिल गया? 10 रुपये। तो इसमें से माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा? 5, और वही हमारा उत्पादक अधिशेष हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें महत्व दे रखा है। इसका क्या महत्व है? उपभोक्ता उत्पादकता के कल्याण का माप, मूल्य निर्माण कर नीति, सार्वजनिक परियोजना का मूल्यांकन। इसे आप महत्व को याद करना चाहें तो कर लीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ भी सकते हैं। इसमें सीमाएं भी दे रखी है। उपयोगिता का मापन, कठिनाई, प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग करना कठिन, और ये सब इसमें दे रखा है, इसे आप छोड़ भी दीजिए, इसमें कोई इतना वो नहीं है। बस आप इसके अर्थ को समझ लिए, उत्पादन अधिशेष और उपभोक्ता अधिशेष। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर में आपका इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। फिर ये आपका चैप्टर 6 है, मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच। इसे मैं आपको नोट्स में कराऊंगी और कुछ आपको मैं इसे बुक में से कराऊंगी, क्योंकि इसमें अच्छा दे रखा है। ये मैंने वैसे पूरा नोट्स बना रखा है, बस इसमें थोड़ी सी मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है, इसलिए मैंने ज़्यादातर आपको नोट्स में से नहीं कराया है। पर लेकिन जो मैं अच्छा है वो नोट्स में कराऊँगी, जो बुक में है, और जो सब अलग अलग तरीके से कराऊँगी, जो जहाँ से आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड हो सके और जो एकदम बेटर से प्रोवाइड हो सके, मैं उस साइट से, उस जगह से आपको कराऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसे आप वीडियो में से ही, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें से ही नोट डाउन करते रहिए जो जो मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा इसका PDF देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें मैं कोई इसमें से बता रही हूँ, कुछ बुक में से बताऊँगी, और मैं अलग अलग बता रही हूँ कि आपको ये लिखना है, उससे आपको बाकी छोड़ देना। तो आपका अच्छा होगा आप वीडियो में से इसके नोट्स बना लें, जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, वही लिखने को दूँगी, मैं आपको सारा लिखने को नहीं कहूँगी। तो ठीक है, आप अच्छा होगा आप इसमें से ही नोट्स बना ले, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ पोस्ट करके आप नोट्स बना सकते हैं, अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच, हमें जिसे मांग की मूल्य सापेक्षता और मांग की मूल्य लोच दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग आ जाएँ तो आप पेपर में घबराना मत, दोनों एक ही हैं ये। तो अब हम मांग की मूल्य लोच क्या होती है? मांग की मूल्य लोच जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, वही हमारी मांग की लोच है, मांग की मूल्य सापेक्षता है। लिख भी रखा है इसमें, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन आता है उसको मांग की मूल्य सापेक्षता या मूल्य लोच कहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है, इसे आप लिख लेना, यहाँ से लेकर जाता है। यानी जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होगा तो उसकी मांग में जो परिवर्तन आएगा उसे ही हम मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच कहेंगे। अब कैसे कीमत में परिवर्तन मतलब क्या होगा, वो मांग की लोच भी अलग है, इसके प्रकार भी दे रखे हैं। फिलहाल आप इसके
अर्थ लिख लीजिए ये है क्या। और इसमें कुछ परिभाषाएं भी हैं जिन्होंने अपने अर्थशास्त्रियों ने इन्होंने अपने अलग अलग दे रखी है। अब मैं आपको इसका बुक से दिखाऊंगी, ये देख सकते हैं आप बुक, इसमें से पढ़ाऊंगी, इसमें से अच्छा दे रखा है आपको, चित्र वित्र से पूरा अच्छे से डायग्राम से समझ में आएगा। और ये बता दो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मांकी मूल्य लोच या मांकी मूल्य सापेक्षता इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ ना कुछ आता ज़रूर है पेपर में, ठीक है। तो इसे पूरा आप अच्छे से करना। इन्होंने ये प्रोफेसर बेल्डिंग ने दे रखी है परिभाषा, किसी वस्तु की कीमत में एक निश्चित परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ही मांग की लोच कहते हैं। ये जो ये प्रोफेसर लोग ये जो कोटेशंस हैं ये तो खैर कोटेशन कर दूँगी, इनकी कही गई बात है तो इन्हें एज इट इज़ लिखना होता है, उनकी लैंग्वेज में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते आप। अगर आपकी याद होती है तो ठीक है लिख देना, वरना छोड़ देना, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। वैसे आप इसे लिखते हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और ये भी दे रखी है एक जयकर मेहता की, ये भी आसान है। प्रोफेसर जयकर मेहता के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में परिवर्तन होने की क्षमता ही मांग की मूल्य सापेक्षता कहते हैं, को ही हम मांग की मूल्य सापेक्षता कहते हैं। तो ये भी इजी है, अगर इसे चाहें आप इसे लिख लें और इसे चाहें आप इसे लिख लें, किसी को भी लिख लें, ना चाहे मत लिखें, है ना। अगर आप किससे याद हो जाए तो लिख लें, ना रहने दें, एक तो लिख ही लीजिए वैसे, ठीक है। फिर अब हम आते हैं, पहले हम देखें, चलो मांग की लोच के रूप ही देख लेते हैं, ठीक है। रूप ही देख लेते हैं क्या क्या है रूप प्रकार। तो मांग की कीमत का फर्स्ट है हमारी मांग की कीमत। लो किसी वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होने से उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहा जाता है। इसका आपको फॉर्मूला दे रखा है, आपको इसे एज इट इज याद कर लेना है। मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन ये प्रतिशत परिवर्तन होता है, और मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपोन में प्रतिशत परिवर्तन, और वस्तु की कीमत में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। ये आपने दे रखा है इसका, ये डेल्टा की का मतलब है जो परिवर्तन आ रहा है क्वांटिटी में, और ये डायरेक्ट जो हमारी क्वांटिटी है, अपोन में डेल्टा पी वो जो होता है क्या कहते हैं, इसे ही खोल के लिख रखा है इन्होंने। डेल्टा पी डेल्टा में से ये डेल्टा होता है, इसका मतलब होता है परिवर्तन, जो आपकी कीमत में परिवर्तन आ रहा है वो, और जो आपकी एक्चुअल कीमत है वे, ठीक है। तो इन्होंने आपको ये इसके प्रकार दे रखे हैं, यहाँ पे एज इट इज़ याद कर लेना। मांग की आय लोच दे रखी है इन्होंने, उपभोक्ता की आय में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की माप को मांग की आय लोच कहा जाता है। मांग के अंदर अनुपातिक परिवर्तन अपोन आय में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कर लेना वैसे एक बार आप। मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच दे रखा है, जब स्थानापन्न वस्तुएं समझते हो, स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जिसे हम एक के स्थान पर प्रयोग कर सकें, जैसे चाय और कॉफ़ी। अगर मान लीजिए कॉफ़ी महंगी आ रही है तो आप उसकी जगह पर चाय को इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाय महंगी आ रही है तो उसकी जगह आप कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर दिया जा सकता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप आती है, बहुत सारी आती हैं, पेप्सी आती है, और बहुत सारी क्वालिटी आती है कोल्ड ड्रिंक में ही। तो अगर कोई सी महंगी हो गई तो उसकी जगह पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्लाइस और माजा होती है, स्लाइस महंगी आ रही है तो आप उसके जगह माजा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब है, ये सब सब्स्टिट्यूशंस गुड हैं या स्थानापन्न वस्तुएं हैं, ठीक है। और यही दे रखा है इसमें, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी होती है, अतः एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन पर दूसरी वस्तु की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, इसे ही मांग की आड़ी लोच कहते हैं। एक्स वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और वाई वस्तु की मांग में वृद्धि, ये दे रखा है, ठीक है। हाँ, और इनकी जब यही बताया मैंने, जैसे देखिए आपकी जो हमारे चाय की मतलब कॉफ़ी महंगी हो गई तो फिर भी सब चाय की तरफ चले जाएंगे, ज़्यादातर लोग, सब नहीं करेंगे, ज़्यादातर लोग चाय की तरफ चले जाएंगे। तो मतलब हुई तो कॉफ़ी की कीमत में बढ़ोतरी, पर लेकिन उससे क्या हुआ, चाय की मांग ज़्यादा होने लगी, तो किसी की
कीमत में परिवर्तन होने से किसी की मांग प्रभावित हो रही है, यही मांग की आड़िलोच। यही तो बता रखा है इन्होंने। यानी कीमत में परिवर्तन तो हुआ कॉफ़ी की, और प्रभाव किस पे पड़ा? चाय की, क्योंकि अब कॉफ़ी महंगी आ रही है तो अब लोग चाय खरीदने लग रहे हैं। ठीक है, यही है। फिर आ जाता है हमारे मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। ये आपके सिलेबस में है, मैं ऐसे ही नहीं करा रही हूँ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना है आपको। ये मैं इसमें करा रही हूँ क्योंकि इस बुक में पूरा अच्छे से विस्तार से खोल के दे रखा है, तो आप इस बुक से इसलिए ऐसे करना। ठीक है। फिर मांग की मूल्य रोज की श्रेणियाँ दे रखी हैं, कैटेगरीज। तो पहली तो हमारी होती है 8 होती है, नहीं सॉरी 8 नहीं होती है, 5 होती है, 5 कैटेगरी होती है। तो हम 1 बाय सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी पूर्णतः लोचदार मांग, जिसे हम अनंत लोचदार मांग भी कहते हैं। ईडी जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ, ये जो डी बन रहा है नीचे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच। इंग्लिश में हम इसे परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। इसका ये ऐसा बनता होता है, ये अनंत का साइन होता है, ये ऐसे 8 सा जो बनता है ये अनंत का साइन होता है। इनफाइनाइट जिसे हम बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी यानी पूर्णतः लोचदार मांग का साइन है ये। जब किसी वस्तु के मतलब इसमें क्या होता है, इसे आप पूरा इसे पढ़ सकते हैं, इसमें मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ। इसमें ऐसा होता है, तुम वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन करोगे या नहीं भी करोगे, बिल्कुल थोड़ा सा नाम मात्र को भी परिवर्तन करोगे, देखो जैसे 10 से 11 रुपये करे एकदम, इसकी मांग क्या होगी? 0। मतलब थोड़ा सा ना सही परिवर्तन करने से उसकी हमारी मांग बिल्कुल एकदम 0 हो जाती है। तो उसका कीमत एकदम फिक्स वही रहनी चाहिए। ये देखो दे रखा है इन्होंने, इसका चित्र भी दे रखा है। ये रहा इसकी कीमत, इधर यहाँ पे मांग दे रखी है। कीमत हमारी यही रहेगी, मांग इस पर तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसकी थोड़ी सी कीमत बढ़ाओगे तो एकदम 0 हो जाएगी मांग। तो इसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ाओगे तो एकदम इसकी मांग 0 हो जाएगी। तो कीमत इसकी यही रहनी चाहिए। इसमें दे रखा है पोर्टोलॉजी, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये काल्पनिक है। इधर पूरा देख रखा है खोल कर, अगर आप देखना चाहें तो। फिर हमारा आ जाएगा सेकंड, अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग वो होती है जिसमें आप ये देख सकते हैं, आप पूरा मैं आपको चित्र से अच्छे से समझाऊंगी। ये देखिए, इसमें हमारी कीमत में तो थोड़ा सा परिवर्तन करा और मांग में देखिए कितना सारा परिवर्तन आ गया। ये देख सकते हैं, जैसे आपने कीमत को था हमने 10 से 11 कर दी, और देखिए जो हमारी मांग थी 10 पे तो 100 इकाइयाँ थी, और 11 पे हमारी कुल 60 होगी। यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करा और मांग में इतना परिवर्तन आ गया। इसे ही हम अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। ये 1 से, इसका जो आता है ये 1 से बड़ी होगी जो, यानी जब हम इसको निकालते हैं तो ये 1 से बड़ी आएगी, सॉरी मतलब 1 से छोटी आएगी। यानी इसमें ये दिखा रखा है, ये एक हमारा जो है कीमत को प्रेजेंट करेगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग ज़्यादा होगी 1 से। ठीक है, कीमत कम है। फिर हमारा ये इसकी व्याख्या दे रखा है, आप पूरा देख सकते हैं इसे। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड, इसमें है इकाई लोचदार मांग। इसमें यानी आप कीमत में जितना परिवर्तन करेंगे उतना ही मांग में परिवर्तन आएगा। इसे चित्र से भी देख सकते हैं, जितना कीमत में परिवर्तन किया उतना ही मांग में परिवर्तन आया। फिर हमारा आ जाएगा बेलोचदार मांग। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हैं इसे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बेलोचदार मांग। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए कीमत में तो इतना परिवर्तन कर दिया और मांग में कुल इतना सही परिवर्तन है, इसे हम बेलोचदार मांग कहते हैं। इसमें देख रखा है, कीमत में तो हमने 2 इकाई परिवर्तन किया, यानी 10 से 12 हुए, और हमारी जो मांग हुई, मांग केवल इतनी ही कम हुई है, 1% ही मान लीजिए इसे। ठीक है, और ये 2% मान लीजिए चाहे। ठीक है, तो यानी ये दिखा रहा है कि आपका कीमत में तो इतना परिवर्तन करें और मांग में इतना, यानी जब कीमत में अधिक परिवर्तन करने पर मांग में कम परिवर्तन हो तो उसे हम बेरोजगार मांग कहते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कीमत में अधिक परिवर्तन करने पर मांग में कम परिवर्तन हो तो उसे हम बेरोजगार मांग कहते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
फिर आ जाएगा हमारा फिफ्थ पूर्णतः बेरोजगार मांग। इसमें आपका ED = 0 होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कीमत में आप कुछ भी परिवर्तन कर लो, मांग आपकी वही रहने वाली है, मांग में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ये दे रखा है कीमत में आप 10 कर लो, 12 कर लो, 8 कर लो, मांग आपकी एज इट इज़ 100 ही रहने वाली है। देखिए प्राइस ऊपर नीचे कुछ भी कर लो, मांग आपकी डिमांड यही रहेगी। बस यही है इसमें। हो गए, क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब ठीक है ना, मैं अब इसे पूरा पूरा कर देती हूँ। ठीक है, यही था, आपने देख लिया इसे। फिर आ जाएगा हमारा मांग की कीमत लोच को मापने की। इसमें उन्होंने कुछ विधियाँ दे रखी हैं, इसे छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये करना है। मांग की मूल्य सापेक्षता, ये हम कहें मांग की मूल्य लोच को प्रभावित करने वाले हमारे घटक कौन कौन से हैं। तो वस्तु विशेष की प्रकृति या स्वभाव भी किसी भी मांग को प्रभावित करती है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई वस्तु अनिवार्य वस्तु है तो उसकी मांग क्या होगी, बेरोजगार होगी। यानी आप उसकी कीमत में कुछ भी परिवर्तन कर लो, उसकी मांग एज इट इज़ ही रहेगी। वो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं। अब रोटी, कोई अनिवार्य वस्तु की चीज़, रोटी, कपड़ा हो गया हमारा, नमक हो गई, ये जो नमक हो ना, ये भी अनिवार्य वस्तु होती है, क्योंकि इसे गरीब इंसान ही खरीदता है ज़्यादातर। तो ये हमारी अनिवार्य वस्तु है, इसमें आप कितना भी वो प्राइस बढ़ा लो, इसकी मांग एज इट इज़ ही रहेगी। और जबकि जो हमारी विलासिता की वस्तुएं होती हैं, उनका अगर आप उनकी कीमत बढ़ा दोगे तो उनकी मांग कम हो जाएगी। ठीक है, विलासिता की वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है और आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदायक होती है अथवा इकाई लोचदार होती है। आरामदायक वस्तुओं की मांग मतलब अगर आपने इकाई रोजगार का मतलब हुआ जब अगर आपने थोड़ा सा उसका इकाई में मतलब जितने आपको इसकी कीमत में वृद्धि करी ना, तो उस उतना ही आपका उसकी मांग में कमी हो जाएगी। एज इट इज़ जितना कीमत में वृद्धि करी उतने ही उसकी मांग में कमी हो जाएगी। यही है आरामदायक वस्तुओं के मांग में। और विलासिता की वस्तु क्या होगा, आपने मांग में ज़्यादा मांग में इतनी वृद्धि करी तो उसकी जो हमारा कीमत में आपने उसकी इतनी वृद्धि करी तो हमारी उसकी जो मांग है, मांग में उससे अधिक कमी हो जाएगी, अधिक कमी हो जाएगी। मांग में आपने अगर मान ली कीमत में आपने अगर इतनी वृद्धि करी है तो उसकी मांग में इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी। यानी कीमत में कम कमी होने पर और मांग में जब अधिक कीमत के कम वृद्धि होने पर और मांग में जब अधिक वृद्धि होती है तो उसे ही हम अधिक लोचदार कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अधिक लोचदार कहते हैं उसे ही, है ना। ये आप देख लेना। फिर आ जाएगा हमारा वस्तु के विविध प्रयोग। इन्हें आपको इतना इससे चाहे लोचदार बेलोचदार इतना मत लिखना, बस आप लोग लिख लेते ना कि जो हमारे आरामदायक वस्तु विशेष की प्रकृति से भी हमारा मांग की लोच प्रभावित होती है। जो हमारी अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की लोच बेलोचदार होगी, और जबकि विलासिता की जो हमारी वस्तुएं हैं उनकी मांग लिखा है विलासिता की वस्तु के लिए अत्यधिक लोचदार होगी और आरामदायक वस्तु के लिए मांग इकाई लोचदार होगी। ठीक है, ये देखो अन्य, नमक आदि वस्तुएं हमारी अनिवार्य वस्तुएं होती हैं। और वस्तुओं के विविध प्रयोग, जिस वस्तुओं के विविध प्रयोग होंगे उसकी हमारी मांग की लोच बेलोचदार होगी, मतलब कम बेलोचदार होगी, मतलब लोचदार होगी, अधिक लोचदार होगी। जिस वस्तु के अधिक प्रयोग होंगे, एक वस्तु के जितने अधिक प्रयोग होंगे वस्तु की मांग उतनी ही अधिक लोचदार होगी। और वस्तु के प्रयोग को स्थगन की संभावना है, जिसके वस्तु के प्रयोग को हम स्थगित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, इस वस्तु ये अनिवार्य वस्तु नहीं है, हम इसे स्थगित भी कर रहे हैं। इसकी मतलब कीमत बढ़ रही है आज तो हम इसे स्थगित कर देते हैं, बाद में खरीद लेंगे, तो इनकी मांग लोचदार होती है। फिर आ जाते हैं हमारे वस्तु विशेष के स्थानापन्न की उपलब्धता।
के आधार पर भी होती है, संयुक्त मांग के आधार पर भी होता है, वस्तु का टिकाऊपन, जो वस्तु ज़्यादा अधिक टिकाऊ होती है, ये फर्नीचर जैसे फ्रिज हो गया, तो खरीदने ये कई वर्षों तक चल जाते हैं, तो ऐसी वस्तुओं की मूल्य सापेक्ष लोचदार होती है। उपभोक्ता की प्रकृति, आदत व स्वभाव। यदि कोई मतलब मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, जैसे कोई कोई इंसान होता है किसी चीज़ का आदी होता है, जैसे कोई इंसान सिगरेट, बीड़ी, शराब, जुआ इनका आदी होता है, तो इनकी जो हमारी मांग होगी बेरोजगार होगी, इनकी कीमत कितना ही बढ़ जाए, वो इंसान आदी है उन चीज़ का, तो इंसान खरीदेगा ही, तो बेरोजगार होगी, यानी कीमत में कितना ही वृद्धि हो जाए उनकी इतनी ही मांग रखेगा। फिर उपभोक्ता का आय स्तर, यदि उपभोक्ता का आय स्तर अधिक है, मतलब वो अच्छी कमाई करता है, तो उसकी बेरोजगार होगी मांग, उसकी बेरोजगार होगी। पर लेकिन कोई गरीब इंसान है तो उसकी रोजगार होगी। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा उपभोक्ता की आय का वस्तु पर व्यय किया जाने वाला प्रतिशत, मतलब कोई इंसान अगर कोई किसी वस्तु पर अपनी आय का बहुत ही छोटा सा खर्च करता है, जैसे आप मान लीजिए माचिस है, वो माचिस पहले 1 रुपये की आती थी और अब वो मान लीजिए 2-3 रुपये की आने लगी है, तो उनकी मांग बेरोजगार ही होगी, वो इतना ही उस पर खर्च करेगा, क्योंकि उस पर वो अपनी आय का बहुत ही छोटा सा हिस्सा खर्च करता है। ठीक है। फिर आ जाएगा समाज में धन का वितरण, समाज में धन का कैसे वितरण है, इस पर भी निर्भर करेगा। कीमतों का भावी अनुमान, मान लीजिए कीमतों का भावी अनुमान का मतलब ये है, मान लीजिए कि ये अनुमान लगाया है कि भविष्य में जाकर उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, ये देख ले भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशंका है, तो वर्तमान में उस मूल्य में थोड़ी सी कमी होने पर भी उस वस्तु की मांग अत्यधिक बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके विपरीत यदि भविष्य में वस्तु मूल्य की कमी की आशंका है, तो उपभोक्ता वर्तमान में खरीदने का खरीदेगा नहीं, वो नहीं कहेगा, बाद में खरीदेगा जब बाद में कमी होएगी, ऐसे करेगा सब। वस्तु की कीमत और समयावधि ये सब इस पर प्रभाव डालती है। आप इन्हें पूरा अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ अगर आपको कुछ देखना नहीं है तो। ठीक है। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है। आप यहीं से इसे नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे मांग की मूल्य सापेक्षता की महत्व दे रखे हैं, और इसकी जो मैंने बताया था मांग की कीमत लोच को मापने की ये जो विधियां हैं, इसको बस आप एक बार देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ भी देना। ठीक है। देख लेना बस इसे आप थोड़ा सा। फिर आपका आ जाएगा चैप्टर 7, जिसका नाम है आपका उपभोक्ता सिद्धांत। इसे मैं आपको बुक में से कराऊंगी, बुक में पूरा अच्छे से दे रखा है इसमें ना, तो हम इसे ऐसे ही करेंगे। पहले हम देख लेते हैं उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय होता है। ठीक है। उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय, उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है, उसके उपभोग की प्रवृत्ति बहुत से घटकों से प्रभावित करती है। कोई भी मनुष्य अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं खरीदता है, वह अपनी सीमित आय का उपयोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। मनुष्य की आय सीमित है, या मैंने बताया था साधन सीमित है, आय तो किसी भी मनुष्य की सीमित ही होती है, तो अपनी वो सीमित आय का विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय करता है, तथा वस्तुओं के ऐसे संयोजनों को प्राप्त करना चाहता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि जब उपभोक्ता अधिकतम संतोष प्राप्त कर रहा है, वह उस स्थिति में संतुलन में है। जैसे मैंने बताया था उपभोक्ता सरप्लस या उपभोक्ता अधिशेष, तो यही है आपका उपभोक्ता संतुलन, उसी स्थिति में होता है जब वो लाभ अधिक करता है, तो वही है उसका अधिशेष संतुलन, एक ही है। फिर आ जाता है हमारा, ये देखना उपयोगिता, तुष्टिगुण, ये आएगा, इसे करना पहले, मेन ये है आपका। ठीक है। उसे चाहे आप ऊपर को छोड़ भी देना, ये तुष्टिगुण वाला नोट्स बनाना, ये लिखना उपयोगिता या तुष्टिगुण, बात एक ही है। का अर्थ इन्होंने परिभाषा दे रखा है। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के लाभदायक गुण से लगाया जाता है। अर्थशास्त्र में तुष्टिगुण या उपयोगिता किसी भी वस्तु या गुण या शक्ति है जिसे मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होती है। दूसरे शब्दों में इन्होंने लिख रखा है किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है, उपयोगिता कहलाती है। तुष्टिगुण का सृजन उत्पादन द्वारा किया जाता है। ये इसमें हाँ, ये आपने ये देखिए, ये ले रखा है, इसे देखिए आप,
वस्तु के उस गुण को दृष्टिगुण या उपयोगिता कहते हैं जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। बस इतना लिख लेना आप। वस्तु के उस गुण को हम दृष्टिगुण कहते हैं जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। इसमें कुछ प्रोफेशन भाग ने भी दे रखा है कि अनुसार दृष्टिगुण में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। बस इसका एक ही कर लेना आप ये। यानी उपयोगिता तो वही आपसे इसमें पूरा कुल मिलाकर यही बताया कि उपयोगिता वो होती है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, वही हमारी उपयोगिता है। ठीक है। फिर उन्होंने दे रखे हैं उपयोगिता के मापक के दृष्टिकोण। किसी अर्थशास्त्री ने ये कहा है कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं, काफ़ी ने कहा है, पर लेकिन किसी ने कहा है कि उपयोगिता को हम 1 2 3 4 मतलब इकाइयों में ऐसे संख्याओं के रूप में माप सकते हैं, और किसी ने कहा है हम इसे संख्याओं के रूप में नहीं माप सकते, इसे हम सिर्फ क्रम में रख सकते हैं। तो जिसने कहा है कि ये हम इन्हें संख्या के रूप में माप सकते हैं, वे कैसे मापेंगे, इन्होंने उदाहरण से ही दे रखे, देख सकते हैं। यदि मोहन के पास टेबल खरीदने के लिए 60 रुपये खर्च करने को तैयार है, तो मोहन के लिए टेबल की दृष्टिकोण यानी उपयोगिता 60 यूटिल्स होगी। यानी उपयोगिता को ये यूटिल्स में नापते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यानी उसने 7 रुपये खर्च किए किसी टेबल खरीदने के लिए, तो उसकी उपयोगिता भी क्या होगी, मतलब उसे टेबल की उपयोगिता 7 यूटिल्स की है, ज़रूरत उसे 7 यूटिल्स की है। तो यही इनका उपयोगिता का इन्होंने ऐसे मापा है। गणनावाचक जिन्होंने कहा कि हम उपयोगिता को संख्याओं में माप सकते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हम उपयोगिता को सिर्फ क्रम में रख सकते हैं, उन्होंने कैसे कहा वो भी देख लेते हैं। इन्होंने उपयोगिता को कहा हम इसमें ये दे रखा है 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का संयोजन बनाकर वह ज्ञात कर सकते हैं कि उसे संयोजन में अधिक वह किससे। उदाहरण ही देखते हैं, इसे छोड़िए। यदि रवि को केले व सेब में से सेब अधिक पसंद, इसमें हम 2 वस्तुओं को एक साथ लेंगे, ये ध्यान रखना कि भी क्रमवाचक में एक वस्तुओं का नहीं हो सकता, कम से कम 2 वस्तुओं को। यदि रवि को केले व सेब में से सेब अधिक पसंद है तो वह उसे पहले क्रम पर रखेगा एवं केले को उसके बाद के स्थान देगा। मान लीजिए यही कह रहा है कि रवि को सेब पसंद है तो वो सेब को पहले स्थान पर रखेगा, केले उसके बाद पसंद है तो केले को बाद में रखेगा। इससे वह स्पष्ट हो जाएगा कि उसे सेब से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। बस इन्होंने 2 दृष्टिकोण दिए, गणनावाचक और क्रमवाचक। बस ये इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी याद रहेगा, बस आप ये लिख लेना गणनावाचक और क्रमवाचक। फिर आ जाएगा हमारा उपयोगिता दृष्टिकोण के हमारे माप क्या हैं। कुल दृष्टिकोण, सीमांत दृष्टिकोण इन्होंने बताया है, और एक औसत भी होता है। हमारा कुल दृष्टिकोण क्या होता है, उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त दृष्टिकोण के योग को हम कुल दृष्टिकोण या उपयोगिता कहते हैं। मतलब कोई भी उन्होंने कितनी ही वस्तुएं खरीदी, जैसे 5-6 उन्होंने कोई भी वस्तुएं खरीदी, उनसे उपभोक्ता को जो जो उपयोगिता मिली उन सबके योग को हम कुल दृष्टिकोण कहते हैं। जैसे इन्होंने फॉर्मूला भी दे रखा है, कुल दृष्टिकोण इजिकल टू U1। U1 मतलब इन्होंने कोई एक वस्तु मान ली, जैसे सेब, इसे आम मान लिया, इसे अनार मान लिया, जो भी अलग अलग इन्होंने वस्तुएं मान ली, तो इनसे सबसे जो इन्हें यूटिलिटी उपयुक्त हुई है, मतलब जो उपयोगिता जो दृष्टिगुण इन्हें प्राप्त हुआ है उन सबको जोड़ ले। ये देख रखे हैं, जैसे यहाँ पर केले दे रखे हैं, यहाँ पर दृष्टिकोण दे रखे हैं। केले से उन्हें 1 इकाई केले से उन्हें 35 हुई, 2 इकाई से 30 हुई, और 3 इकाई से 24 हुई, और चौथी इकाई से 12 हुई। यानी मतलब जब उसने पहला केला खाया तो उसे 35 इकाई की संतुष्टि प्राप्त हुई, यूटिल्स में नापते हैं तो 35 यूटिल्स की संतुष्टि प्राप्त हुई। और सेकंड केला खाया तो उसे थोड़ी कम हुई, 30 की हुई। थल खाया तो 24 हुई, 4 खाया तो 12 हुई। और ये जब हम ऐसे खाते रहते हैं तो इनकी जो कुल दृष्टिगुण होती है ना, ये कम भी होती जाती है, माइनस में भी चली जाती है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को खाते जाएंगे तो उसकी पहले तो कम होती जाएगी। जब हमारा पूरा पेट भर जाएगा, है ना, तो हमारी एक समय पे 0 भी हो जाएगी यूटिल्स। और फिर जब हमारा बिल्कुल भी अब कुछ जगह ही नहीं रही खाने की, तो हमारे माइनस में भी हो जाएगी, उसे संतुष्टि नहीं, हमारा उल्टी आ रही है उस खाने से, तो ये एक समय पर माइनस भी हो जाती है। तो इन्होंने ये कर रखा है, 1 केले खाने से हमें 35 हुई, जब उन्होंने 2 केले खाए तो 35 और 30 जोड़ लिया 65 हुई। 3 केले से इन तीनों को जोड़ लिया 89 हो गए। 4 केले से इन चारों को जोड़ लिया 01 हो गई। तो ये हमारी कुल दृष्टिकोण है। फिर आ जाएगा हमारा सीमांत दृष्टिकोण। एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत दृष्टिकोण कहते हैं। मतलब
ये देखिए, मैं आपको उदाहरण से बताऊंगी। पहले इसे थोड़ा सा वो देख लीजिए, क्या कहते हैं फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ये रहा, mu इजिकल टू TU(n-TU(n-1)। mu इसका सीमांत उपयोगिता है, TU n इकाइयों की कुल उपयोगिता है। ये इन्होंने दे रखा है पूरा, आप देख सकते हैं। इसकी ये दो फॉर्मूले, एक यू है एक ये है निकालने की, सीमांत उपयोगिता निकालने की। देखिए उदाहरण में दे रखा है इन्होंने, जैसे इन्होंने कहा था कि जो पहला वाला हमारी इकाई है उसमें से हमारे जो सेकंड इकाई से, मतलब 2 इकाई खाने से जो हमारी संतुष्टि प्राप्त हुई थी 65 हुई थी। 2 इकाई उसमें दे रखा था ना ऊपर हमें, ये देखिए पहले एक केले खाने से हमें 30 हुई थी, सेकंड केले को खाने से हमें पहले केले से खाने से हमें 35 हुई थी, सेकंड केले को खाने से हमें 30 हुई। तो इन जोड़ों को जोड़ लिया, हमारा क्या आ गया था 65 आ गया था। तो इन्होंने इसमें ऐसे ही 65 लिख रखा है। कुल उपयोगिता दर लिखी, तो 65 में से हम 30 माइनस करेंगे, कितना आएगा 35 का मतलब जो कुल उपयोगिता होगी पहले वाले में, तो पहले वाले में तो वही आएगा क्योंकि वही उपयोगिता इसे पूरी प्राप्त हो रही है। सेकंड वाले में 65 में से 35 माइनस कर लेंगे, क्या आएगा 30। तो इसे सेकंड केला खाने से 30 हुई यूटिलिटी प्राप्त। क्योंकि 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 कोई भी इंसान पहला खाता है तो उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरा खाता है तो उसे कम लगता है, तो इसे खाता है तो थोड़ा कम हो जाता है, चौथा खाता है थोड़ा और कम हो जाता है उसकी यूटिलिटी है। इसमें हम कुल उपयोगिता में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, ये इनके पूरा आ जाएगा। जैसे 89 में 65 करेंगे, ये आ जाएगा। बस यही है इनका सीमांत उपयोगिता, और कुछ नहीं है। और इसमें सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में कुछ बात दे रखी है। प्रारंभिक अवस्था में वस्तु के उपभोग में सीमांत दृष्टिकोण घटता है परंतु कुल दृष्टिकोण बढ़ता है। इन्होंने दे रखा है, ये आपको मैं इससे बताऊंगी। ये देखो, ये दे रखा है इन्होंने चित्र बना के, ये कुल दृष्टिकोण का और ये सीमांत दृष्टिकोण का है। ये देखिए प्रारंभिक अवस्था, इन जो ये दिखाए थे ना, ये बताए थे, इन्हें बस इन्हें डायग्राम में लिख दिया है, इन सबको डायग्राम में डाल दिया है। ग्राफ बनाना तो आता होगा, बस हाँ उसमें ही इन्होंने लिख रखा है बस। ये देखिए जैसे मैंने कहा था, पहले केले को खाने से उसे 35 की हुई थी कुल, है ना, उपयोगिता। और फिर उसे दूसरी को खाई थी तो उसे हुई थी 65 की, तीसरे को खाई थी फिर उसे हुई थी 89 की, कुछ ऐसी हुई थी, है ना। वही इन्होंने ऐसे ही ग्राफ में डाल रखा है, ऐसे इन्होंने सीमांत उपयोगिता को लिख रखा है। पहले खाने से उसे 35 हुई थी, और फिर जब उसने दूसरा खाया था तो उसे 30 की हुई, तीसरा खाया था तो उसे 20 की। यहाँ पर जो भी है ऐसे इन्होंने लिख रखा है, जो भी है पीछे से आप देख लेना। फिर इन्होंने पहले प्रारंभिक अवस्था में बता रखा है कुल उपयोगिता बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है। और फिर ये एक स्थान पर आकर फिर नीचे गिरने लगती है कुल उपयोगिता। फिर यही देर का सीमांत उपयोगिता एक स्थान पर आकर ये ऋणात्मक हो जाती है। ये इसमें पूरा ऐसे दे रखा है, इसे आप बस पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने ये दे रखा है, इसे आप छोड़ देना। फिर हमारा ये दे रखा हाशमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ये वही है जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि एक इंसान को अगर वो कुछ इस सामान ज़्यादा खाएगा तो उसकी जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे वो माइनस में ही पहुंच जाएगी। तो यही है सीमा हाशमान से उपयोगिता कि उसकी जो वो खाता गया उसकी जो उपयोगिता है वो माइनस में पहुँच गई। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिख रखा है। सर्वप्रथम हाशमान सीमांत उपयोगिता का जो विचार था गोसेन नामक अर्थशास्त्री ने दिया था। यही घटती उपयोगिता के विचार का प्रयोग किया था, और किसने, गोसेन ने। ये ध्यान रखना। इन्होंने देखा जब मनुष्य अपनी किसी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु किसी वस्तु का उपभोग करता है तब उसकी इच्छा में तीव्रता अधिक होती है, परंतु वस्तु के निरंतर उपभोग से यह तीव्रता कम होती जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति उसे वस्तु का उपभोग करता जाता है वैसे वैसे उसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी होने लगती है। ये दिखा रखा है उन्होंने। मतलब जब कोई किसी वस्तु का उपभोग करोगे, मान लीजिए आप अकेला ही है, कुछ भी है, वो खा रहे हैं, पहले खाओगे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, दूसरा खाओगे थोड़ा कम लगेगा, तीसरा खाओगे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर चौथा खाओगे थोड़ा कम हो जाएगा, पाँचवा खाओगे थोड़ा और कम हो जाएगा, छठा खाओगे। तो मान लीजिए कि हर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होते हैं। किसी का मान लीजिए दूसरे केले पे ही वो सिर्फ एक ही अच्छा लग रहा है, दूसरे केले पर उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए, है ना। तो वो प्रत्येक व्यक्ति के उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये दे रखा है इसमें क्रमांक उपयोगिता हास्य नियम, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम,
कहलाता है। इस नियम के प्रतिपादक एम.एच. गोसेन थे, जैसे हमने पहले ऊपर बता दिया था। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ ये अर्थशास्त्रियों के नाम दे रखे हैं। फिर दृष्टिगुण हास्य नियम के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रखा है। आप इस उदाहरण पढ़ लीजिए, बता देती हूँ मैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूख लगी है और वह भूख से शांत करने हेतु गुलाब जामुन का उपभोग कर रहा है। पहला गुलाब जामुन खाने पर उसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, और उसके बाद क्योंकि पहला गुलाब जामुन खाने के लिए उसे अधिक इच्छा की तीव्रता होगी। माना उसे पहला गुलाब जामुन खाने पर 30 की दृष्टिगुण प्राप्त हुई है, और अब उसे खाने पर उसके बाद की इच्छा में तीव्रता में कमी आ गई है। दूसरे गुलाब जामुन खाने पर उसे 20 की हुई है और के बराबर दृष्टिगुण प्राप्त हुए। तीसरे गुलाब जामुन खाने पर उसे 10 हो गई। चौथे गुलाब जामुन खाने पर दृष्टिगुण 0 रह गई, मतलब उसे कोई अब मतलब खाया ना खाया उसे कुछ नहीं हुआ। पांचवें गुलाब जामुन खाने पर उसे कोई दृष्टिगुण प्राप्त नहीं हुई, अर्थात उसके गुलाब जामुन खाने की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी और दृष्टिगुण 0 हो जाएगी। यदि इसके पश्चात भी वह गुलाब जामुन का उपभोग करेगा तो उसकी जो अनुपयोगिता प्राप्त होगी, अतः उसे 5 गुलाब जामुन खाने के पश्चात उसका उपभोग बंद हो जाना चाहिए। अगर वो बंद नहीं करेगा तो उसके माइनस में चली जाएगी, यानी उसे उल्टी आने लगेगी। उसे उपयोगिता क्या, उसे खाने से चिढ़ हो रही है। ठीक है, यही है। फर्स्ट में खाता है तो उसे 30 की, सेकंड में खाता है उसे 20 की, थर्ड में खाता है उसे 10 की, चौथे में खाने पर उसे कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, पाँचवें खाने पर उसे -10 की हुई, यानी उसे ऋणात्मक दृष्टिगुण क्या अंतर्दृष्टिगुण होगी। ठीक है, फिर ये देखा चाहिए द्वारा से स्पष्ट कर रखा है पूरा। पहले पे उसे 30 हुई, दूसरे पे 20, तीसरे पे 10 हो गए और चौथे पे 0 हो गए, और फिर पाँचवें खाया तो उसे -10 हो गए। ये पूर्ण दृष्टिगुण बिंदु होगा जो उसकी 0 होगी, मतलब उसके बाद वो भूख बंद कर दे। अगर वो नहीं खाएगा तो खा जाएगा तो फिर उसके, ठीक है। और ये हमारी सीमांत रेखा है। ठीक है, इसमें पूरा ये दे रखा है। आगे देखते हैं, इसमें ये पूरी उसकी व्याख्या भी कर रखी है चित्र की। देखो, चित्र को आपको व्याख्या करना बताऊँ मैं आपको, चित्र को एग्जाम में कैसे व्याख्या करोगे। इसमें आप लिखो कि हमने x अक्ष पर तो गुलाब जामुन की इकाइयाँ ली, y अक्ष पर हमने दृष्टिगुण यानी उपयोगिता को लिया है, ये लिख देना पहले। और जब हम उसने कोई भी एक इंसान है, उसने जब वो गुलाब जामुन लिया था ना, हमने गुलाब जामुन की इकाई ली और इसमें दृष्टिगुण ली। और जब कोई उपभोक्ता एक, कुछ भी ले सकते हैं आप, या रवि, कुछ भी कोई भी नाम ले सकते हैं, वो किसी गुलाब जामुन की पहली इकाई को खाता है या उससे प्राप्त उसकी जो संतुष्टि हो वो 30 इकाई होती है, और वो जब दूसरी इकाई को ग्रहण करता है तो उससे प्राप्त उसकी संतुष्टि 30 होगी, और जब वो तीसरी इकाई को खाता है तो उससे प्राप्त उसकी उपयोगिता 10 होगी, चौथी इकाई से उसे 0 होगी, और ये चौथी इकाई उसकी पूर्ण दृष्टिगुण का बिंदु होगा। यदि वो इसके बाद भी उपभोग अपना जारी रखेगा तो उसे पाँचवीं इकाई से उसकी जो दृष्टिगुण है वो माइनस में पहुंच जाएगी। बस ऐसे स्पष्टीकरण से करना होता है। फिर आ जाएगा सीमांत दृष्टिगुण हास्य नियम की मान्यता, इन्होंने कुछ दे रखी है। वस्तु की समस्त इकाई गुण में समान होनी चाहिए। ये कह रहा है कि गुण में सब समान होने चाहिए। ऐसा नहीं पहले तो आपने कोई फीका केला दे दिया और फिर बाद में आपने उसे मीठा अच्छा सा, मतलब बढ़िया से एकदम ताज़ा सा केला दे दिया, तो उसे पहले पे उपयोगिता इतनी प्राप्त नहीं हो गई, दूसरे पे ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले तो वो केला गला सा बेकार सा था, मीठा भी नहीं था, और सेकंड वाला बहुत अच्छा था, ताज़ा था, तो उससे सेकंड वाले पे उपयोगिता ज़्यादा प्राप्त होगी। तो ये दे रखा है कि इसमें सीमांत दृष्टिगुण हास्य नियम तभी लागू होगा जब उसकी सीमांत सभी जो इकाइयाँ हैं, गुण हैं, सब समान होनी चाहिए। और वस्तु की इकाइयों का उपभोग निरंतर होना चाहिए, मतलब उसी समय पर होना चाहिए। यूँ नहीं कि केला तो अब आपने खिला दिया और दूसरा केला तुमने तब खिलाया जब उसे ज़्यादा भूख लग रही थी, तो उस केले की उपयोगिता उससे ज़्यादा तब होगी जब उसे ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यूँ कह रहा है कि निरंतर होना चाहिए, ये नहीं समांतराल हो गया। फिर थर्ड हमारी वस्तु की इकाइयों का परिणाम समान होना चाहिए, इकाई का परिणाम भी हमारा समान होना चाहिए, यानी जो उनका वजन है वो भी समान होना चाहिए। ये नहीं, केले का एग्जांपल ले रही हूँ मेरे पास, केला मुझे पसंद भी नहीं है फिर भी ले रही हूँ कि इसमें केला खिलाया रहा था तो इसलिए ले रही हूँ मैं। तो ये नहीं कि आपने पहला केला तो बहुत बड़ा था और
दूसरा केला एकदम छोटा सा था तो उसे दूसरे केले से ज़्यादा संतुष्टि होगी क्योंकि वो छोटा था। आखिरकार जो हमें चीज़ ज़्यादा पसंद आती है जो कम मात्रा में होती है, जो ज़्यादा मात्रा में हमारे पास चीज़ है वो हमें कम पसंद आती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इकाई भी समान होनी चाहिए और मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु का मूल्य कम होता है वो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद आती है, तो मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, आदत, स्वभाव, फैशन, आय आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 6 हमारी स्थान पर वस्तुओं के मूल्य में अपरिवर्तित रहने चाहिए। यूनिक स्थान पर वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होंगे। मान लीजिए पहले पहले वो खा रहा था, कुछ भी चीज़ ले रहा था, वो खेल ले, मान लीजिए कॉफ़ी मान लीजिए, अब उसके बाद में कॉफ़ी ले रहा था, अब उसके जो वो उसने सेकंड जो कॉफ़ी का ग्लास लिया उस पर मान लीजिए उसका जो है उसकी कीमत थी, स्थानापन्न वस्तु की कीमत, जैसे मान लीजिए वो चाय पी रहा था तो उसके स्थानापन्न वस्तु थी हमारी कॉफ़ी, चाय मैंने बताई थी स्थानापन्न वस्तु के, उसकी कीमत भी एकदम कम हो गई, तो उससे इतनी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी क्योंकि उसकी जो स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में एकदम कमी आ गई। तो उसे अब उससे सेकंड वाले से या फिर उसके मान लीजिए स्थानापन्न की वस्तु में कीमत में उसकी एकदम वृद्धि होगी, तो उसे उस सेकंड वाले कप से अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। ये देखिए इसमें जैसे उदाहरण भी दे रखा है, चाय की स्थान पर वस्तु की कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाने पर चाय अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती है, अतः उसकी मांग उससे प्राप्त होने वाला दृष्टिकोण बढ़ जाता है। इसमें उदाहरण भी दे रखा है, तो ये आप इसकी सारी मान्यताएं हैं, बस इसके अंदर का आप नहीं लिखेंगे, इसके हेडिंग उतारेंगे क्योंकि अंदर का तो आप इसे पेपर में खुद भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसकी आप हेडिंग लिखेंगे। फिर आएगा हमारा सीमांत दृष्टिकोण, हास नियम के अपवाद या मान्यताएं क्या हैं, कि ये हमारा सीमांत दृष्टिकोण नियम कब लागू नहीं होता है। अब ऐसा तो ना होगा ये गुण है तो हमारा सभी परिस्थिति में लागू हो जाएगा, नहीं, ये किसी परिस्थिति में लागू भी नहीं होता। अब कैसी परिस्थिति में लागू नहीं होता है, जब मादक पदार्थों का उपभोग, मतलब एक कोई मादक पदार्थों को उपभोग में भी ये लागू नहीं होता। कोई एक शराबी होता है, जो भी होता है वो ड्रंकर होता है, तो उसे वो पहले जो ग्लास लेता है, पहले ग्लास से जो पीता है उससे कम उपयोगिता प्राप्त होती है, पर लेकिन जब वो दूसरा लेता है उससे और भी ज़्यादा होता है, तीसरा लेगा उससे और भी ज़्यादा होगा, चौथा लेगा उससे और भी ज़्यादा, मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ती रहती है। उपयोगिता मैंने बताया तो औरों में तो घटती है, पर लेकिन जो मादक पदार्थों में उपयोगिता घटेगी नहीं, बढ़ेगी। तो ये इसका वे है अपवाद है। फिर आ जाएगा हमारा, यदि उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाई बहुत छोटी हो, मान लीजिए आपने पहले तो छोटी हो, उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाई आपकी बहुत ही छोटी हो, बहुत छोटी हो, तो उससे पहले से इतनी उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी, दूसरे से ज़्यादा होगी, तो इसमें भी ये लागू नहीं होगा। सेकंड थर्ड है हमारा, दुर्लभ, अप्रिय या फैशन की वस्तुएं, कोई दुर्लभ वस्तुएं हैं, मान लीजिए कोई भी दुर्लभ वस्तुएं हैं जो भी दुर्लभ हों, जो नहीं मिलती हों जल्दी से, तो उसे वो जितनी ही ज़्यादा लेगा उससे उतनी ही ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए पुराने सिक्के हुए, पुरानी पेंटिंग हुए, वो एक से उतनी कम होगी, वो दूसरी मिलेगी उससे और ज़्यादा होगी, तीसरी मिलेगी उससे और ज़्यादा होगी, ये जितनी बढ़ाते रहेगा उससे और ज़्यादा संतुष्टि उसे प्राप्त होती रहेगी। ये दुर्लभ अप्रिय वस्तु में भी ये नियम लागू नहीं होता है। मुद्रा व शक्ति में भी लागू नहीं होती है, सब जानते हैं। जिसके पास मुद्रा की मात्रा और बढ़ती रहेगी उसे और संतुष्टि प्राप्त होगी, और बढ़ती रहेगी उसे और संतुष्टि प्राप्त होगी, तो मुद्रा में भी ये नियम लागू नहीं होता क्योंकि उसे प्रत्येक इकाई के बढ़ने से और ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी मुद्रा में। तो ये भी एक इसका अपवाद है। फिर ताजा के बाद रोचक व अच्छी पुस्तकें, मनभावन कविताएं व मधुर गाने, कोई भी रोचक पुस्तक है या कविता है वो उसे जितना पढ़ेगा उसे उतना ही मज़ा आता रहेगा, यानी उससे 2 बार पढ़ेगा उसे पहले वाले से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी। फिर उपभोक्ता की प्रारंभिक अवस्था में यह नियम लागू न होता, उपभोक्ता की प्रारंभिक अवस्था में भी यह नियम लागू नहीं होता। प्रारंभिक अवस्था में मतलब मान लीजिए कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा भूखा है, तो उसे पहली रोटी दोगे उससे कम उपयोगिता प्राप्त होगी, दूसरी दोगे उससे और ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी। तो ठीक है, इसे आप लिख लेंगे, इसके भी आप सिर्फ हेडिंग लिखेंगे, अंदर का भी इसे खुद लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारा हास्यमान सीमांत उपयोगिता नियम व उपभोक्ता का संतुलन। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो समसीमांत उपयोगिता नियम है, इसे देखेंगे हम जल्दी से, बहुत टाइम हो गया है। समसीमांत उपयोगिता, इस नियम का प्रतिपादन प्रोफेसर गोसेन ने किया था। जो हमारा हास्यमान प्रतिफल का वो जो
उपयोगिता नियम था वो भी प्रोफेसर क्वेश्चन नहीं किया था उसका प्रतिपादन भी, और ये जो समसीमांत उपयोगिता नियम है इनका भी प्रोफेसर क्वेश्चन नहीं किया, तो ये ध्यान रखना। जिस कारण से इसे गोशन का दूसरा नियम भी कहा जाता है, क्योंकि पहला इनका उपयोगिता का वो था। प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम को समसीमांत दृष्टिकोण का नियम कहा है। प्रोफेसर हिग्स के अनुसार जब प्रत्येक दिशा में व्यय की सीमांत इकाई से दृष्टिगुण में समान वृद्धि होती है तो उसे दृष्टिगुण अधिकतम होगा। समदृष्टिगुण की जो मान्यताएं हैं इन्होंने लिख रखे हैं। क्रमागत दृष्टिगुण हास नियम की सभी मान्यताएं। मुद्रा का सीमांत दृष्टिगुण स्थिर होता है। मनुष्य का विवेकशील होना चाहिए, वस्तु की सीमांत दृष्टिगुण का ज्ञान होना चाहिए, और दृष्टिगुण का माप। ये इन्हें एज इट इज लिख लेना, इसमें कुछ नहीं है। समसीमांत दृष्टिगुण का नियम का आधार सीमांत दृष्टिगुण हास नियम है। जो इसका आधार है वो सीमांत दृष्टिगुण हास नियम है, जो हमने पहले पढ़ा था अभी। जब किसी वस्तु की अधिक इकाई खरीदी जाती है तो उससे प्राप्त होने वाला उपयोगिता घटती जाती है। ये हमारा सीमांत दृष्टिगुण हास नियम था। और उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं की इकाइयों को पहले खरीदता है जिससे उसे अधिक दृष्टिगुण प्राप्त होती है, और कम दृष्टिगुण वाली वस्तुओं को वह बाद में क्रय करता है। इस नियम को क्रियाशील होने के 4 कारण हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है, व्यक्ति सीमित संसाधनों का अधिकतम संतोष प्राप्त कैसे कर सके, और व्यक्ति का आचरण विवेकपूर्ण होना चाहिए। इसमें इन्होंने दे रखा है समसीमांत दृष्टिगुण नियम। इसमें मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब उपभोक्ता उस वस्तु का पहले खरीदेगा जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अगर उसे जिससे कम संतुष्टि प्राप्त हो, उसे अगर पैसे बचे तो बाद में खरीद लेंगे, जिससे कि उससे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वही तो इंसान पहले चीज़ खरीदता है, यही तो नियम है। आप भी मान लीजिए आपको भी कोई ज़्यादा चीज़ पसंद है, आप सबसे पहले उस चीज़ को खरीदेंगे। मिठाई है, मिठाई में ही से मान लीजिए अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है तो आप सबसे पहले गुलाब जामुन खरीदेंगे, और अगर पैसे बचे तो आप उसे खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता है गुलाब जामुन पसंद है, आपको वो खाएंगे, वो ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आप जलेबी खरीदेंगे तो वो आपको इतनी पसंद नहीं है, मतलब खा लेंगे ठीक है, बट इतना आपको अच्छी लगेगी तो आप जलेबी को बाद में खरीदेंगे। यही बता रहा है इन्होंने, समसीमांत दृष्टिकोण यही है। मतलब फिर उसे हो जाएगी ना सबसे सीमांत दृष्टिकोण, मतलब उसे सबसे फिर सीमांत दृष्टिकोण प्राप्त होगी। हास्यमान ऐसा नहीं होगा, सबसे एक ही उसे दृष्टिकोण प्राप्त होगी। इसमें जैसे दे रखा है 1 2 3 4 इकाइयों ने दे रखा है। मिठाई की उपयोगिता और फल की उपयोगिता इन्होंने दे रखा है। मिठाई की उपयोगिता से उसे पहले 100 90 70 है ना, पहले तो वो मिठाई की एक इकाई खरीदेगा, फिर वो उसे 90 प्राप्त हो रही है। इस मिठाई से कोई भी हम दिल ले सकते हैं, कोई भी मिठाई ले सकते हैं, इधर हम उसे 90 प्राप्त हो रही है, और फिर तीसरी से 70 हो रही है, जबकि उसे फल से अब 80 होगी, तो वो अब फल की खरीदेगा। फिर उसे तीसरे में उसे इसलिए इसे तीसरे नंबर पर लिखा है। फिर उसे तीसरे में वो 70 आ रही है इसे, तो अभी वो 70 उपयोगिता से प्राप्त हो रही है, तो वो चौथे नंबर पर इसे खरीद लेगा। फिर इसे किस पे हो रही है, फिर ये फल और मिठाई, इसे 50-50 इसे दोनों से एक ही उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो वो इसे इसमें से कुछ भी खरीद सकता है। और उसने मिठाई इतनी खरीद लिया तो उसने सबसे पहले है ना, इसे इसे किसी में से भी खरीद सकता है, तो उसने मिठाई खरीद ली 50 और इसे 6 नंबर पर खरीद लिया। दोनों से एक ही उपयोगिता प्राप्त हो रही है, किससे, मिठाई से और फल से। तो यही पॉइंट इसका समसीमांत उपयोगिता हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से इसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इससे मिठाई से भी इसे 50 की हो रही है, और चौथी इकाई से मतलब ये देख लीजिए अब उसे चौथी वो जब 4 इकाई तो मिठाई की लेगा तो उसे 50 की संतुष्टि होगी, और जब वो उसे 2 इकाई फल लेगा तब उसे 50 की संतुष्टि होगी। यानी मिठाई उसे ज़्यादा चाहिए, फलों से कम चाहिए, ठीक है, यही इसमें हो रहा है। तो इसे वो ऐसा करेगा, तो 4 इकाई की तो फल की ले लेगा, और 2 इकाई किसकी ले लेगा, फल की, सॉरी 4 इकाई तो वो मिठाई की ले लेगा, और 2 इकाई ले लेगा वो फल की। इन दोनों से इसे समसीमांत दृष्टिकोण प्राप्त होगा, क्योंकि इन दोनों पे इसमें देखो, इसमें भी दिख रखा है, ठीक है। इसे चाहे आप रहने देना, बस इसे ही देख लेना। फिर इसमें सिद्धांत का आधुनिक व्याख्या कर रखा है, इतना इसकी जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया है बस आप उसे इतना ही कर लेना, उतना ही होता आपके लिए। फिर आपका 8 चैप्टर हो जाएगा उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र। ये आपके इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, इसे भी कर लेते हैं जल्दी से। उदासीनता वक्र और तटस्थता वक्र क्या है,
इसमें उदासीनता वक्रों की परिभाषा दे रखी है। फिर आ जाता है हमारा तटस्थता वक्र। आप हेडिंग डालना फिर तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र जिसे हम इंग्लिश में इंडिफरेंस का भी बोलते हैं। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं की उन सभी संयोजनों को प्रकट करता है जो कि उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। यानी तटस्थता वक्र उपभोक्ताओं की संतुष्टि का वक्र प्रस्तुत करता है। ये मतलब तटस्थता वक्र ऐसा होता है, मैं आगे दिखाऊंगी इसे। ये देख सकते हैं, ये संयोजन बना रखा है वस्तु x वस्तु y, इसे वस्तु x से इतनी उपयोगिता इनकी ये लिख रखी है। प्रतिस्थापन सीमांत दर इसमें देखा है, इसे रहने देना, इसे ये लिख लेना बस आप, ठीक है। ये दे रखा है इसमें, ये देखिए ऐसा होता है तटस्थ वक्र हमारा। यानी इसका आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, उससे उपभोक्ता को समान ही संतुष्टि प्राप्त होगी। या चाहे आप मान लीजिए इसकी एक इकाई ले लीजिए और इसकी 4 इकाई ले लीजिए, जो भी होगा उससे इसका जितना भी आएगा ना उससे समान ही संतुष्टि प्राप्त होगी। इस बिंदु पर जो भी आप कर्व बनाएंगे, जो भी आप लाइन खींचेंगे, तो उससे उपभोक्ता को समान ही संतुष्टि प्राप्त होगी। या चाहे आप इसे इसकी 8 इकाई ले लीजिए, इसकी ले लीजिए 1 इकाई, वस्तु x की, वस्तु y की 8 इकाई ले लीजिए और वस्तु x की चाहे आप 1 इकाई ले लीजिए, मतलब यूटिलिटी है उसे समान ही प्राप्त होगी। इसकी चाहे आप वस्तु एक की 1 इकाई ले लीजिए और वस्तु y की आप 1 इकाई ले लीजिए और वस्तु x की 4 इकाई ले लीजिए, यूटिलिटी समान ही प्राप्त होगी। इतनी चाहे वो वस्तु y की 8 इकाई ले ले और वस्तु x की 1 इकाई ले ले, चाहे वस्तु y की 1 इकाई ले ले, वस्तु y की 4 इकाई ले ले, या फिर वो वस्तु y की 2 इकाई ले ले और वस्तु x की 3 इकाई ले ले। यानी इस कर्व पर जो भी हमारे का वो बनाओगे आप पॉइंट, सबसे उसके यूटिलिटी से समान होगी। ये ध्यान रखना। तटस्थ वक्र हमारा ऐसे होता है और हमारा PPT उत्पादन संभावना वक्र बताया था वो ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, तो इनका ध्यान रखना, कई बार गलती कर देते हैं। इसमें दे रखा है प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, x वस्तु की त्यागी गई मात्रा और y वस्तु की त्यागी गई मात्रा और x वस्तु की बढ़ाई गई मात्रा। ये आप लिख लेना इसे। और ये इसमें तटस्थ वक्र की कुछ विशेषताएं दे रखी है। तटस्थ वक्र या अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है और तटस्थ वक्र मूल बिंदु के रुग्णोत्तर होता है। ये देख सकते हैं, तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा हो रहा है और ये मूल बिंदु ये होता है, तो इसकी ओर ये क्या होता है, उत्तरोत्तर होता है, ये उत्तरोत्तर है। और ये जो बताया था उदासीनता वक्र, ये मूल बिंदु के नतोत्तर है, तो ये ध्यान रखना आप। क्यों होती है ये भी देख लेना बस आप। ये और फिर ये एक है दो तटस्थ वक्र अनधिमान वक्र, ये और इसकी ये विशेषताएं हैं। दो तटस्थ अनधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते, ये ऐसे कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। फिर फोर्थ हमारी विशेषताएं दे रखी है, उच्च अनधिमान वक्र उच्च संतुष्टि को दर्शाएगा। जितना ऊपर हो गई यानी उसे अब अधिक वो वस्तु ले सकता है, तो ऑफकोर्स वो उच्च उसकी अधिक संतुष्टि को ही दिखाएगा। तटस्थ वक्र दोनों अक्षों को छूता नहीं है, कोई भी अक्षों को छूता नहीं है, चाहे वो x y अक्ष हो, इनमें से किसी को भी वो छूता नहीं है। बस इतना ही कर लेना आप, है ना। ये 5 विशेषताएं इसकी, बस ये देख लेना। यानी वे कोई भी ऐसा नहीं हो सकता इसे छू रहा है या कोई इसे छू रहा है, ऐसे करके कोई भी तटस्थ वक्र नहीं हो सकता। इसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये रहा, इसमें इसका चित्र ये रहा बन रहा है, या देखिए ऐसे किसी कोई भी अक्ष को ये छू नहीं सकता, ठीक है। और एक और चीज़ आपको करनी है इसमें, मैं दिखा देती हूँ। आपको करना है इसमें बजट रेखा क्या होती है। तो बजट रेखा ऐसे दो वस्तुओं के बंडलों के संयोजन को प्रदर्शित करती है जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के बराबर होती है, ठीक है। मतलब मान लीजिए बजट तो क्या होते हैं, आपको क्या आप कभी कहते हैं इस वस्तु को हमारे खरीदने का बजट नहीं है, यानी आप पे इतने पैसे नहीं है कि आप उस वस्तु को खरीद सके। तो बजट क्या होगा, उस वस्तु के बराबर होगा जितने आपके जेब में पैसे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य इन्होंने दे रखे हैं।
बजट रेखा की। और फिर ये देख सकते हैं इन्होंने बजट रेखा दे रखी है, ये हमारी बजट रेखा है, यानी आप पे इतने रुपए हैं ये कि वे आपकी, मान लीजिए वाई वस्तु की कीमत 60 रुपये है और एक्स वस्तु की कीमत हमारी है 30 रुपये, यानी आप वाई वस्तु पर तो 30 रुपये खर्च कर सकते हैं और एक्स वस्तु पर 30, ये आपका बजट है। हाँ, अब इसके अंदर आप कुछ भी खरीद सकते हैं, यानी आप चाहे मान लीजिए आप वाई वस्तु की 40 इकाई ले रहे हैं और एक्स वस्तु की 10 इकाई ले रहे हैं, इसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके बजट में, इसके अंदर भी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, आपके बजट में आ जाएगी। पर लेकिन इससे बाहर बजट के बाहर हो जाएगा। एक मान लीजिए आपने यहाँ पर रखी खिचड़ी बजट रहेगा, यहाँ पर 70 कर लिया, एक्स वस्तु की 70 आप ले ही नहीं सकते, ये तो हमारे बजट से बाहर है। ये जो लाइन है ये हमारी बजट रेखा को दिखा रहा है कि इससे आप बाहर कुछ नहीं खरीद सकते, इसके अंदर खरीद सकते हैं, ये लिख रखा है बजट रेखा, जिसे हम कीमत रेखा भी कहते हैं। बजट रेखा सेट है, इसके अंदर के बिंदु बजट सेट कहलाते हैं, इसमें ऐसे दे रखा है। ठीक है, ये आपका पूरा बजट रेखा हो गई, इसमें उदाहरण भी दे रखा है, आप चाहें तो इसे देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जल हीरा विरोधाभास बहुत आता है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसे कर लेना। इसमें दे रखा है एडम स्मिथ ने ये कहा था कि जल की अधिक उपयोगिता होती है पर इसकी कीमत नहीं होती या बहुत कम होती है। इसके विपरीत हीरे की उपयोगिता बहुत कम होती है लेकिन इसकी जो कीमत होती है बहुत ऊँची होती है। और जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है इस विचार को बताने में असफल रह गए थे, पर लेकिन जो मार्शल थे उन्होंने इस कहा था कि नियम के कारण इस सरलता से हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जल जीवन के लिए अति आवश्यक है जिससे उसकी कुल उपयोगिता अनंत होती है, परंतु प्रकृति के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। यही कारण है कि जल की कीमत भी नगण्य होती है। इसके विपरीत हीरे की कुल उपयोगिता बहुत कम होती है लेकिन प्रकृति में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसकी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, इसके लिए कीमत भी उच्च होती है। इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी सीमांत उपयोगिता द्वारा होता है, कुल उपयोगिता द्वारा नहीं। ठीक है, ये है आपका पूरा। मैं आपके चलो इसका मॉडल का भी एक बार दिखा देती हूँ, मॉडल में कौन कौन से हैं आपके यूनिट सेकंड में क्वेश्चन। हाँ ये रहे, एक बार मॉडल भी दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए बस इसे एक बार। ठीक है, आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए, आप इन्हें नोट्स बनाइए अच्छे से, आप उसे तैयार कर सकते हैं। एक बार मैं आपको मॉडल भी दिखा दी हुई है ना, जिससे आप देख सकें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। पेपर तो मैंने इसका वैसे पहले डाल दिया, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, है ना, नहीं डाला होगा तो डाल दूंगी, याद नहीं है मुझे। ठीक है, ये रहा, इसमें ये विस्तृत होते क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा मॉडल दिखा दूंगी मैं आपको जल्दी से, बहुत टाइम हो गया इस वीडियो में, पर आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई है। ये रहा, ये आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे यूनिट थर्ड। तब तक के लिए बाय बाय।